और बहुत जल्द दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी पधारने वाली हैं और उनके आते ही हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो हमारे बीच में आ चुकी है दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, और मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग करतल ध्वनि से उनका भरपूर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया मंच पर पधारे। श्री विजय गुप्ता जी से, बहन बांसुरी स्वराज जी से कृपा करके मंच पर आइए। और मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के पुरोधा भाई कैलाश गुप्ता जी को और बहन जीना जी को कि वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइए भाई साहब। जैसा कि सनातन संस्कृति का नियम है कि सभी शुभ कार्य हम लोग दीप प्रज्वलन से करते हैं, तो बिना देर किए मैं मंचस्थ सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। कार्यक्रम का ये प्रथम चरण संपन्न हुआ दीप प्रज्वलित के साथ। और जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म में हर शुभ कार्य दीप प्रज्वलन से ही किया जाता है, और यह सौभाग्य है कि आज एक 2 पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहा है। मित्रों, प्रभात प्रकाशन पिछले 60 वर्षों से भारतीय शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े विषयों पर लगभग 10,000 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। वर्तमान में प्रतिदिन हम लोग 2 पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री कैलाश गुप्ता जी ने जो पुस्तक लिखी कर्म विज्ञान, वह अपने आप में एक दुर्लभ पुस्तक है जिसके विमोचन के कार्यक्रम में आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। और यह सौभाग्य की बात है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं, और यह सिद्ध करता है कि भारत किस प्रकार से साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के प्रति समर्पित है। दिल्ली की सरकार किस प्रकार से साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के प्रति समर्पित है। अन्यथा पूर्व की सरकारों में साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का कोई स्थान बाकी नहीं बचा था। तो यह हम सभी लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज इन 2 पुस्तकों का लोकार्पण जो प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा कैलाश जी को और जीना जी को कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प देकर और शॉल देकर के उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री आदित्य धनखड़, श्री आशुतोष धनखड़ और जयंत गुप्ता जी को कि वे मंच पर आकर श्री विजय गुप्ता जी का स्वागत करें।
बाद मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अनीता गुप्ता व एडवोकेट रिया राठी और डॉक्टर श्रेया जैन गुप्ता से कि वे मंच पर आकर बहन बांसुरी सांसद जी उनका स्वागत करें। हमारे बीच में श्री वी सतीश जी हैं जो संगठक हैं बीजेपी के। मैं अनुरोध करूंगा आदित्य जी को कि वे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में ही श्री राजकुमार भाटिया जी भी है जो पूर्व अध्यक्ष है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। अभी आए नहीं क्या? स्वागत है श्री राजकुमार जी का। और मैं अनुरोध करूंगा श्री आशुतोष जी से कि वो श्री राजकुमार भाटिया जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री कैलाश गुप्ता जी को कि वो श्री ओपी धनखड़ जी का भी स्वागत करें। आपका भी स्वागत बहुत आवश्यक है धनखड़ जी। उनके पुस्तक के प्रकाशन में ओपी धनखड़ जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बीच श्री आशीष सूद जी भी पधार चुके हैं, उनका स्वागत है। और मैं जयंत और आशुतोष आदित्य जी से प्रार्थना करूंगा कि श्री आशीष सूद जी का स्वागत है। श्री मनमोहन मिश्र जी हमारे बीच में हैं और मैं प्रार्थना करूंगा जयंत जी, आशुतोष जी और आदित्य जी कृपया उनका भी स्वागत करें। इन दोनों पुस्तकों में एक पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की है जिसका नाम है कर्म विज्ञान। दूसरी पुस्तक है जीना जी द्वारा लिखी गई ही कॉल्स मी मामा, जिसको ब्लू वन पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है। आज इन दोनों पुस्तकों का ही लोकार्पण होने जा रहा है। इससे पूर्व कि हम लोकार्पण करें, इन दोनों पुस्तकों से संबंधित छोटे छोटे 2 वीडियोस दोनों लेखकों ने बनाए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सबसे पहले कर्म विज्ञान का वीडियो है और उसके बाद दूसरी पुस्तक का। हम सभी का और कर्म करने का हमारा उद्देश्य होता है सफलता समृद्धि से विहीन है, क्योंकि जीवन में बहुत तनाव है, अवसाद है, चिंता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वो कर्म करते तो हैं लेकिन कर्म के मर्म को नहीं समझते। एक पुस्तक लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि कर्म को उसकी समग्रता में समझा जाए। कर्म इस सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व है। कर्म इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कर्म अविनाशी है, नित्य है और कर्म की श्रृंखला प्राणकारी के रूप में अनंत तक चली जाती है। जैसे फिशिंग सबसे बड़ा मुद्दा जो सरोकार का है वो ये है कि हम कर्म को बहुत करते हैं लेकिन उसके फल वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते। इस विषय पे मैंने चर्चा की है कि कर्म से कर्म छोड़ की जाता है। आमतौर पे आप समझते हैं कि जो बोया सो काटो, फाइन, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप एक चीज लगाते हैं उससे पेड़ बनता है, उसमें आने वाले कुछ फल तो मीठे और रसीले होते हैं तो कुछ फीके और कड़वे रहेगा। कर्ता का उद्देश्य क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसका संकल्प क्या है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, सबके सम्मिलित प्रभाव का परिणाम होता है। इसी तरह अन्य विषय हैं जैसे फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का विवाद है, उसके बारे में भी मैंने कर्म विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं को हमने आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में स्पर्श किया है। उसका मकसद ये है कि आज के जो हाईली एजुकेटेड है, खासकर युवा वर्ग,
उनको वो शास्त्रों की और अध्यात्म की भाषा सीधे सीधे समझ में नहीं आती। धर्म का मूल तत्व यदि पकड़ में आ जाए तो फिर हम जीवन को और पूरे ब्रह्मांड को भली प्रकार समझ पाएंगे। हमारे कर्म सुंदर होंगे, सार्थक होंगे, हमारे जीवन में सौंदर्य होगा, माधुर्य होगा और सफलता और समृद्धि के द्वार खुलते चलेंगे। तो मेरी ये पुस्तक भूमिकम लोगों के लिए है जो जीवन के गंभीर विषयों के बारे में सोचते हैं, जो अपने कर्म के आधार पर अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना चाहते हैं, विशेषकर आज के युवा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस छोटे से वीडियो से आप पुस्तक का पूरा मन समझ पाए होंगे, और यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी इतने गूढ़ विषय पर जो पुस्तक कैलाश जी ने लिखी है, कितना इन्होंने गहन मेहनत इसके ऊपर की होगी, आप सोचिएगा। आपको अवश्य ये पुस्तक बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद हम दूसरा वीडियो देखना चाहेंगे, ही कॉल्स मी मामा बाय मिस जीना। I'm sure all the mothers, they can feel it, they can relate to it. When they'll read it, they'll find out it is their story, not only mine. So this book is my story, but it is a story of all the women around me, all the women who have given birth, all the women who have become mothers. So this book is for all the mothers. Read this book and relate yourself. It's okay. To be imperfect, it's perfectly fine. You're not alone. There are many other mothers like us. I am imperfect in my own way. I'm sure you also have faced some struggle. So motherhood doesn't come with manual or medals. It's okay. I always wanted to become a mother. The moment I got married, I knew that I wanted to become a mother. And I wanted somebody so desperately to call me mama. And when I gave birth to my son, the moment I conceived him actually, those two twin clients, they somewhere gave me this title already, Mama, I'm going to be a mama. So that's how this journey started, calls me mama. And that gave me a new identity, and it changed everything. Everybody talks about the birth of the child. That another birth that happened at that time is of a mother. मैं एक बीवी बेटी बहू पहले से थी, पर उस दिन मेरा भी जन्म हुआ and I became a mother. And that's when I realized mothering is not complete without the role of father. New modern father is new mother. You can't express it in saying, but I wrote it down. माँ बनने के बाद की से पहले की भी जर्नी की बातें करती हूँ, and I'm sure many women can relate about those midnight feeds, those diaper changes, those undone laundries. I think that is the starting of mother and never. दोस्तों, हम सभी जानते हैं वात्सल्य और ममता ये दो ऐसी भावनाएं हैं जिससे समाज का हर व्यक्ति को होकर के गुजरना पड़ता है, और कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम जीना जी से उन्हीं के शब्दों में सुनना चाहेंगे। ये पोडियम नहीं है, ये एक सपने जैसा है कि मेरे लिए एक गर्व का क्षण है। मैं इस मौके को सिर्फ एक बुक लॉन्च नहीं मानती, ये मेरे लिए एक जीवन का त्योहार है। मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। आप में से अधिकतर से मेरा परिचय मेरे परिवार के माध्यम से है। सहने सहने मैं आप सभी को स्वयं भी जान रही हूँ। यदि आज किसी औपचारिकता या अभिव्यक्ति में मुझसे कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया इस बालिका का प्रथम अवसर समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। आप सभी का साथ और स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। Before I go any further, I want to take a moment to express my deepest gratitude. Honorable Chief Minister Madam, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से लेकर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी ने जो सफर तय किया है,
वह न केवल उनके संघर्ष, दूरदृष्टि, नेतृत्व और क्षमता का प्रतीक है, बल्कि हर उस युवती के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को आकार देना चाहती है। आज आप केवल एक जननेता नहीं, बल्कि दिल्ली का भरोसा हैं, एक ऐसी शक्ति जो सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। बांसुरी स्वराज दीदी केवल सुषमा स्वराज जी की सपुत्री नहीं, बल्कि उनके मूल्यों, विचारों और जन सेवा की परंपरा की जीवन प्रतिछाया है। जहां एक ओर उन्होंने कानून और प्रशासन की गहरी विशेषज्ञता प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर जन सेवा को उत्तराधिकार नहीं, उत्तरदायित्व की तरह निभाया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि विरासत केवल नाम से नहीं, कर्म और संवेदना से आगे बढ़ती है। श्री विजेंद्र गुप्ता जी न केवल दिल्ली की राजनीति के सजग प्रहारी हैं, बल्कि जनसंवाद और लोकतांत्रिक मर्यादा को गंभीरता से निभाने वाले दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता भी हैं। हर वर्ग की आवाज को ध्यानपूर्वक सुनना और उसे समाधान तक पहुंचाना उनके जन प्रतिनिधित्व की पहचान है। वो न केवल एक प्रभावशाली नेता, बल्कि एक सच्चे लोकनायक हैं। मैं सभागार में पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों, दिल्ली सरकार के आदरणीय मंत्रीगणों व सम्माननीय देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का इस भावपूर्ण और विशेष अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा गहरा आभार उनके लिए भी जिनके बिना ये शाम संभव नहीं होती। I know Papa you said no, but I would like to thank you. मेरे father-in-law, he calls me mama. तो एक किताब से बढ़कर आज उन्होंने एक उत्सव बना दिया। जब मैं लिख रही थी मुझे लगा मैं बस अपना मन हल्का कर रही हूँ, पर उन्होंने हर एक पंक्ति को परिवार का गौरव बना दिया। उनका विश्वास मेरी कविताओं को एक मंच तक ले आया। इस कार्यक्रम के आयोजन से लेके हर पंक्ति को अपनापन देने के लिए थैंक यू पापा। एक धीमी सी आवाज है पापा तक पहुंचने में, जो हर बात उन तक पहुंचा देती हैं, वो है मेरी माँ। आज वो आ नहीं पाई बिकॉज द वन हु कॉल्स मी मामा, वो उसका ध्यान रख रही है घर पे। तो शी इज द जेंटल विस्पर बिहाइंड एवरी राउंड ऑफ अप्लॉज। आप दोनों के बिना ये किताब शायद एक फाइल बन के रह जाती। I would again like to thank to all the dignitaries present here. Thank you for giving your time, your presence, and your faith in us. Thank you so much. I also want to express my heartfelt gratitude to both set of parents, my family, my extended family. Thank you so much for embracing my dream as your own. हमने अभी वीडियो देखा कैलाश अंकल जी की वीडियो में, ही टॉक्ड अबाउट कर्मा, साइंस, कॉन्शियसनेस। अब इतनी गहरी बातों के आगे मैं सोचती हूँ मेरी तैयारी तो सिर्फ जज्बात की थी। तो चलिए आपको एक और दुनिया में ले जाती हूँ, जहाँ काम चोरी से ज्यादा वाइफ की चोरी चलती है, और जहाँ साइंस का सबसे बड़ा सवाल होता है आज बच्चे का पेट साफ हुआ या नहीं। He Calls Me Mama is not a scholarly book. It is a lyrical journey through love, surrender, fear, strength, and grace. One voice at a time. A love story between a mother and her becoming. मैं जब ये किताब लिख रही थी तो मुझे लगा कि हर माँ के पास एक कहानी होती है और वो कहानी सब तक पहुँचनी चाहिए. That is why I chose to write my story. This book has that softness, that whisper, that silent scream which every mother, I believe, carries in her heart. ये किताब उन माओं के लिए है जो परफेक्ट नहीं है बट प्रेजेंट है। ये कविताएं जब मैं लिख रही थी तो कभी एक पल मुझे लग रहा था कि मैं सुपर वुमन हूँ, और किन्हीं दिनों में मैं अपना नाम भी भूल जा रही थी, and I am sure every mother can relate to it. And in all of it, between a superwoman journey to forgetting her name, I was still a mother. We all are still a mother, and I hope we are enough. My husband would not like it if I will not thank him. So it is also for the father who doesn't post about his love.
but shows up in quite consistent ways. And for Chacha, Mama, Chachi, Masi, Nana, Nani, Dada, for loving him and making this book possible. This book holds all of you between the lines and beyond them. मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैंने देखा है माँ बनना एक सोलो एक्ट नहीं होता. इट इज अ कलेक्टिव आर्ट. एवरी हग, एवरी स्माइल, तुम जाओ हम संभाल लेंगे, matters a lot. This book is not for mothers. It is for the one who love without certificate, who give without reward, who show up without applause. He Calls Me Mama is not merely dedicated to one baby. It is a heartfelt offering to everyone who helps raise a child, directly or silently. For those who pass down their love like heirloom. For anyone who has ever poured love into someone without needing a title. And above all, it is the celebration of the woman we are still becoming. Because being a mother isn't the end of our story. It is where the story begins. आज मैं आपके सामने सिर्फ अपनी किताब नहीं, अपना दिल लेकर आई हूँ. Even one line from this book reminds a mother that she is not alone, that it was worth every sleepless night. Thank you for listening, for witnessing, for reading the most honest thing that I have ever written. Thank you for holding space and for reminding me the softest stories often carry the loudest truths. And to every mother in the room, you are doing so much better than you think, and your love, even in silence, is poetry. 4 लाइनें हैं जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी. तो it is dedicated to every mother from their child. वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी. चिंतन दर्शन जीवन सर्जन, रूह नजर पर छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सुख की चारपाई अम्मा. घर में होते रिश्ते अनेक, लाखों बार उधड़ते रहते, न जाने कब चुपके से कर देती तुरपाई अम्मा. बहुत बहुत धन्यवाद जीना. आपने बहुत ही बखूबी से ममता, वात्सल्य और माँ का जो अधिकार है अपने पुत्रों पर, पुत्रियों पर, और बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया. मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को कि वे अपना उद्बोधन देकर के हमें अनुग्रहित करें. श्री विजेंद्र गुप्ता. आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, नई दिल्ली क्षेत्र से सांसद सुश्री महासुश्री स्वराज जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री वी सतीश जी, आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, मंत्री श्री आशीष सूद जी, श्री रविंद्र जी, श्री मोहन सिंह बेस्ट जी, जिनका बहुत बड़ा रोल है लेकिन नहीं है, दर्शक दीर्घा में उपस्थित श्री ओपी धनखड़ जी, अभी जिन्होंने अपनी सुंदर वाणी से अपनी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हम यहाँ हैं, ऐसी जीना जी, कर्म विज्ञान जो दूसरी पुस्तक का विमोचन होगा उसके लेखक श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी, प्रकाशक श्री पवन अग्रवाल जी, और आए हुए मान्य बहनों और भाइयों और साथियों, आज हम एक नहीं 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर एकत्र हुए हैं. जो बात अभी जीना जी ने कही, वास्तविकता में इस पुस्तक का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये पुस्तक एक माँ ने लिखी है और माँ का
कहते हैं कि मैंने माँ को देखा है, ईश्वर को नहीं देखा। अगर माँ ईश्वर को देखना है, ईश्वर से मिलना है तो ऐसे भी। और ये बात सही है कि माँ एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति कितना भी बड़ा आयु में क्यों ना हो जाए, मैं तो कहता हूँ 100 वर्ष का भी आयु हो जाए तो माँ को याद करके रखना है। अच्छा, यही है माँ में ताकत। और पुस्तक में जो बात कही गई है, जो उसका नाम है ही कॉल्स मी ममा, तो जब बच्चा माँ बोलता है तो माँ उसको बार बार सुनना चाहती है, लेकिन उन्होंने इसके साथ वो अनुभव भी शेयर किए जब हम बच्चे होते हैं और हमारी माँ, तो कब बच्चे से हम बड़े हो गए और हम यानी कि जीना जी माँ हो गई और वो फिर उस भूमिका में आ गई जिस भूमिका में उनकी माँ थी। तो ये सिलसिला है, ये ऐसे ही चलता है। ये सिलसिला कुदरत का बनाया हुआ एक सिलसिला है जो हमको हमारे रिश्ते को हमारे ममत्व से, आत्मीयता से, हमारे वात्सल्य से जोड़ता है। और इसकी ना तो कोई कीमत हो सकती है और ना ही इसको शब्दों में बयान किया जा सकता है। तो मैं लेखिका को बहुत बहुत बधाई दूंगा उनके इस प्रयास के लिए। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए, जिससे कि वो पहली पुस्तक से और ही रुके नहीं और भी लिखती रहे। हम उनका हौसला यहाँ पर बढ़ाएं। यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है जिनकी पुस्तक कैलाचंद गुप्ता जी, कर्म विज्ञान, उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि किसी बारे में सोचना उससे बात नहीं बनती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता है और जब हम पहला कदम उठाते हैं तो अर्थात हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यही कर्म है। कर्म कई प्रकार का होता है। कर्म जो मार्ग है लक्ष्य को प्राप्त करने, वो आपने किस मार्ग से प्राप्त किया, प्रश्न इस पर खड़ा हो जाता है। और इसलिए मार्ग सुसज्जित होना चाहिए, सुशासित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। यही कर्म की परिभाषा है। और एक बार पुनः मैं लेखक श्री कैलाचंद को आज की ये शाम वास्तविकता में कई महत्व से जो है और महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि इस परिवार से हमारा रिश्ता है और हमने इस परिवार को समाज में काम करते हुए देखा है। आज एक नया पहलू इस परिवार का, धनखड़ परिवार का हमारे सामने है और वो पहलू है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसके साथ इस परिवार को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। आपके विचारों से सदैव सभी लोग लाभान्वित होते हैं और विषम से विषम परिस्थितियों में आपने पूरा जोर लगाया है, तब जाकर के आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इसके लिए आप बहुत बहुत, पूरा दिल्ली जो है वो आपके लिए आभारी है। अब मुझे लगता है कि वो क्षण आ चुका है जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय रेखा गुप्ता जी का, कि वो इस पुस्तक, दोनों पुस्तकों को लोकार्पित करें। बैठ जाओ। अरे भैया थोड़ा नीचे कर लो कैमरा।
मेरा अनुरोध है श्री कैलाश गुप्ता जी से कि वो अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि इसको लिखने का कारण क्या था। ये इतना गूढ़ विषय है। माननीय विजय गुप्ता जी को एक अन्य कार्यक्रम में पहुंचना है, तो वो हमसे विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद अग्रवाल साहब। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, और अभी अभी जो हमसे विदा ले गए उनको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा। श्री विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, और मेरे परम मित्र ओम प्रकाश धनखड़ जी, दिल्ली के आदरणीय मंत्री आशीष सूद जी, रविंद्र इंद्राज जी, संघ के आधार स्तंभ जी सतीश जी, राजकुमार भाटिया जी और मनमोहन बिष्ट जी। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में 2 पुस्तकों का लोकार्पण अभी हुआ। दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के कर कमलों से। ये हमारे लिए बड़े गौरव और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी पुस्तकों को बहन रेखा गुप्ता जी ने लोकार्पित किया। जैसा कि आप जानते हैं, 2 पुस्तकों में पहले तो हमारे परिवार की पुत्रवधू है श्रीमती जीना चहल धनखड़, जिन्होंने भी आपके सामने मातृत्व के बारे में इतने सुंदर विचार व्यक्त किए, जिनमें गहराई है एक माँ की भावनाओं की। वो सब उन्होंने आपके श्रीमुख से सुने। अब मैं बात करूं कर्म विज्ञान की, जिसका मुझे आदेश हुआ है। अभी आपने थोड़ी सी उसके झलक देखेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कर्म जीवन और जगत दोनों का मूल बिंदु है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो हर वक्त कर्मशील ना हो। हम मनुष्यों के जीवन भी ऐसा ही है। जब हम दिखाई देते हैं कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे, वास्तव में हम तब भी कर्म कर रहे होते हैं। और जो भारतीय अध्यात्म की परंपरा है, उसमें जीवन के सभी पहलुओं के बारे में, ब्रह्मांड के सभी रहस्यों के बारे में बहुत ही समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। और वो इतना है कि उसके तत्वों को आधुनिक विज्ञान ने बाद में सिद्ध किया है। आज का जो सुशिक्षित वर्ग है, खासकर युवा वर्ग, उनको लेकिन शास्त्रों की भाषा में श्रद्धा नहीं है। और उसी का परिणाम ये है कि जो हमारे अध्यात्म में है, जो हमारी सनातन परंपरा में है, उसका लाभ उठाने से हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो सारी की सारी पश्चिम पर आधारित है, और वहाँ पे हमारी बातों का कोई ज़्यादा मूल्य है नहीं। कर्म के मर्म को अगर हम समझ लें, तो मैं समझता हूँ कि हमें जीवन के रहस्य और जगत के रहस्य की कुंजी हमारे हाथों में आ जाएगी। और मेरा प्रयास ये था कि मैं हमारे अध्यात्म के जो रत्न हैं, इस संबंध में उन्हें आज की वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करूं, ताकि आज के शिक्षित वर्ग को वो आसानी से समझ में आए और वो उनसे लाभान्वित हो सके। बहुत सारे विषयों का मैंने इसमें विवेचन किया है। ज़्यादा विस्तार में जाने का समय मेरे पास चूंकि नहीं है, मैं केवल 2 छोटे छोटे उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करूंगा, जिससे संकेत मिलेगा कि मैंने अपनी पुस्तक में कर्म के आधार पर हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों का किस तरह से विवेचन किया है। कर्म की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो मेरी समझ में सबसे सरल उसकी परिभाषा है ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
पूरे ब्रह्मांड में जब भी कहीं कर्म होता है, वो चाहे चांद सितारों का हो, चाहे सूरज का हो, चाहे जीव जंतुओं का हो, समुद्र का हो, नदियों पहाड़ों का हो, या हम मनुष्यों का हो, जब भी कहीं कर्म होता है तो उसके अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण अवश्य होता है। ये हम सब जानते हैं, बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होता। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं हमारे बच्चे, वो जानते हैं, उसका एक नियम है बड़ा मूलभूत कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमारे कर्म भी कभी मरते नहीं हैं, अविनाशी है कर्म, और वास्तव में हमसे पैदा भी नहीं होते हैं, क्योंकि कर्मों का मूल तो फिर प्रकृति में है। भगवान कृष्ण ने गीता में इस बात का बड़ा उल्लेख किया है कि सभी कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। तो कर्म अविनाशी है, हम जो भी कर्म करते हैं वो कभी मरता नहीं है, और हमें अपने सभी कर्मों का परिणाम कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म यदि अच्छे हैं तो हमें उसके सुफल मिलेंगे, और कर्म यदि बुरे हैं तो हमें उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जो ऊर्जा है, जैसे एटॉमिक एनर्जी की ही बात करूं तो आप चाहें तो उससे बिजली बना लें जो आपके घरों को रोशन करेगी, और आप चाहें तो उससे एटम बम बना लें जो पूरी दुनिया में महाभयंकर विनाश का कारण बन सकता है। ये सब आपके विवेक पर निर्भर है। इसी प्रकार हमारे कर्म कैसे होंगे, वो क्रिएटिव होंगे या डिस्ट्रक्टिव होंगे, सृजनात्मक, विध्वंसात्मक होंगे, ये हमारे अपने विवेक पर निर्भर करता है। इसी के साथ में जो हमारे सनातन के दो सिद्धांतों की चर्चा और करना चाहूँगा बड़े संक्षेप में। एक तो है अद्वैत के अंतर्गत कि पूरा ब्रह्मांड आपस में इस तरह से जुड़ा और गूंथा हुआ है कि ये केवल एक इकाई है, और जो विभिन्नताएं नजर आती हैं वो तो उसी परम सत्य ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है। तो मूल बात यह है कि पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा और गूंथा हुआ है। अब इस बात का स्पष्ट प्रमाण एक वैज्ञानिक अवधारणा में मिलता है जिसे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सिद्धांत दिया था, और उसके अनुसार भी यही है। इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, बात टेक्निकल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। पर ये मान लीजिए कि इस सिद्धांत का प्रमाण क्वांटम एंटेंगलमेंट में है। और दूसरी बात ये है, दूसरा सिद्धांत हमारे सनातन का ये है कि हमारे छोटे से छोटे कर्म का भी प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। सैद्धांतिक तौर पर तो ये प्रभाव ब्रह्मांड पर्यंत होता है, और ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे कर्म को प्रभावित करती हैं, हमारे कर्म फल को प्रभावित करती हैं। इसीलिए जब कर्मों के परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं निकलते और हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हुआ, तो समझ लीजिए कि ये प्रकृति और ब्रह्मांड की जो रहस्यमयी शक्तियां हैं, जो मूर्त भी हैं, अमूर्त हैं, टेंजिबल हैं और इनटेंजिबल भी हैं, वो सब वहाँ पे अपना काम कर रही होती है। इसका प्रमाण फिजिक्स में बटरफ्लाई इफेक्ट से मिलता है, जिसे वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंस ने प्रतिपादित किया था। दोबारा मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं होना चाहता हूँ। तो ये तो मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए। मैंने अपनी पुस्तक में इस तरह से हमारे सनातन धर्म के जो बड़े महत्वपूर्ण और मैं कहूँ बड़े मूल्यवान तत्व हैं, उनको आधुनिक विज्ञान की रोशनी में प्रस्तुत किया है। और उसका उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ सकें, हम इस जगत को बेहतर ढंग से समझ सकें, जिससे हमारा जीवन ज़्यादा व्यवस्थित हो, ज़्यादा सुसंगत हो। हमारा जीवन ऐसा हो कि जब यूनिवर्सल विल और हमारी इंडिविजुअल विल में कोई विरोध ना हो, जब परमात्मा की मर्जी ही हमारी मर्जी बन जाए, हम वही काम करें जो हमारे समय की हमसे मांग है, इस अस्तित्व की हमसे जो मांग है, इस जीवन की हमसे जो मांग है, हम अपने कर्म उसी के अनुसार करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हम प्रकृति के विरोध में नहीं रहेंगे। जैसा कि अभी हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचर को, हम प्रकृति को और पर्यावरण को जितना नुकसान आज कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम यूनिवर्सल विल को अपनी इंडिविजुअल विल के साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें करना चाहिए।
और यदि हम ऐसा कर पाए तो हमारी बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। व्यापक स्तर पर ये जो हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन आज इतना जो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हो गया है, उससे निपटने में बड़ी भारी मदद मिलेगी। और साथ ही हमारा अपना जीवन, हमारे जीवन से बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे विषाद, बहुत सारी पीड़ा विदा हो जाएगी और उनके स्थान पर हमारे जीवन में सुख शांति होगी, एक अर्थ होगा, जीवन को अर्थवान बनाएगा और जीवन में सफलता और समृद्धि के द्वार खुलते चले जाएंगे, जीवन में सौंदर्य होगा। इस पुस्तक में जो मुख्य विषय दो चारों का नाम मैं ले दूं, वो ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन में अर्थवत्ता कैसे प्राप्त करें, हम विभिन्न परिस्थितियों में जीवन की और अपने जीवन के विभिन्न चरणों पर और पड़ावों पर अपने कर्तव्यों का निर्धारण कैसे करें और खासकर ऐसी परिस्थितियां जब आएँ जब हमें समझ में ना आता हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, और दुविधा और उलझन जब हमें रोक ले तो हम उसमें से निकल सकें। इस बारे में कुछ व्यवहारिक सुझाव भी मैंने दिए हैं अपनी विवेचना के बाद। मुझे खुशी ये है कि आज इस लोकार्पण के अवसर पर ऐसी महान विभूतियां यहाँ पे विद्यमान हैं जिन्होंने अपने कार्यों से और अपने जीवन से सिद्ध किया है कि वो बहुत उच्च स्तर के कर्मयोगी हैं। विशेषकर इस संदर्भ में मैं अपनी बहन आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी का नाम जरूर लूँगा, जिन्होंने इतने अप्रत्याशित ढंग से, हालांकि इनके पीछे की संकट की कहानी हम जानते नहीं हैं, वो भी जानना चाहिए। मैं विजेंद्र गुप्ता जी अभी चले गए और हमारे जो प्रकाशक हैं इनके लिए भी मैं विशेष इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं खासकर आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा गुप्ता जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ और खासकर मैं अपने परम मित्र श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का आभारी हूँ, जिनके सौजन्य से और जिनके प्रयासों से यह कार्यक्रम इतने प्रतिष्ठित सभागार में इतनी भव्यता के साथ और इतनी गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सका। आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से कर्म की व्याख्या की है, मुझे लगता है कि सभागार में बैठे सभी लोगों को इससे काफ़ी प्रेरणा प्राप्त हुई होगी और अपने जीवन में आपके बताए हुए कुछ मार्ग अवश्य हम सम्मिलित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अब नई दिल्ली की सांसद बहन कुमारी बांसुरी स्वराज जी को। दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू और मेहनती और मेरी बहुत ही स्नेही बड़ी बहन दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय जीना जी, आदरणीय कैलाश चंद्र गुप्ता जी, आदरणीय पवन अग्रवाल जी, आदरणीय आर्य जी जो पब्लिशिंग मैनेजर है लीना जी की, सभागार में उपस्थित हमारे पथ प्रदर्शक माननीय वी सतीश जी और कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ मेरा हटका रिश्ता है, तो इसलिए उनका नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी प्यारी सी बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय राजीव बब्बर जी, आदरणीय आशीष सूद जी, आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, रविंदर इंदर राज जी और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति। आज का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि माननीय ओपी धनखड़ जी केवल मेरी चुनावी कश्ती के खेवटिया ही नहीं बल्कि मेरे जीवन में मामा की भूमिका निभाते हुए वो एंकर उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे पांव जमीन पे पकड़े हुए हैं ताकि सितारों को चूमने की दृष्टता में कर सके। जब उनका फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में आना है तो मैंने कहा जी अवश्य। उसके बाद अचानक से वो मेरे घर आ गए और उन्होंने मुझे ये 2 पुस्तकें भेंट करी।
मैं कहूंगी कि मेरा जीवन बदलने के लिए 2 अनमोल रत्न वो यहाँ पर मुझे देकर गए हैं। सबसे पहले सबसे जटिल विषय की बात करते हैं कर्म विज्ञान। यहाँ पर आकर सबसे पहला अनुरोध मैंने कैलाश जी से करा। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा हूँ। मैंने कहा जब आप अंग्रेजी में लिख रहे होंगे तो इसको थोड़ा सरल कर दीजिए। देखिए, आप हैं विज्ञान वाले, हम हैं प्रेम वाले। हम तो ब्रज की रज का तिलक लगा लेते हैं और लालजू की शिकायत हमारी लाडली जू को कर लेते हैं, मोक्ष मोक्ष वही देख लेंगे। लेकिन अगर बहुत सीरियसली बोलूं तो ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए, खास करके इस देश के युवा को, क्योंकि केवल सनातन का सार नहीं है, इन्होंने बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल उसका भी बहुत अध्ययन करा है। तो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल लिया, सनातन का जो सार है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, उसको साथ लिया और दोनों का समन्वय विज्ञान के साथ बिठाया। ये जो कह रहे हैं परमाणु यानी एटम को हमेशा किसी भी यूनिवर्स का फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है, उसी तरह इन्होंने एक एनालॉजी ड्रॉ करते हुए ये कहा है कि कर्म हमारे जीवन का वो एटम है। एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म देता है, फिर वो तीसरे को जन्म देता है। इसी तरह आपका प्रथम कर्म आपके 100वें कर्म का भी कारण बन जाता है और उसका बीज रख देता है। लेकिन मैंने कहा ना, हम तो ब्रज की रच लगाने वाले हैं, इसलिए मेरी जो फेवरेट पंक्तियां इस किताब में हैं वो इसके 8वें चैप्टर में है। 8 वैसे भी कृष्ण का नंबर है, तो आप देख लीजिए, बिना भगवान कृष्ण की व्याख्या के तो कर्म अधूरा है। ये लाइनें मेरी सबसे फेवरेट है इस किताब में कैलाश जी। इसमें लिखा है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार तो अपने प्रयत्नों तक ही सीमित है, फलों का निर्धारण मनुष्य स्वयं नहीं करता। इसीलिए मनचाहा परिणाम न मिलने पर निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। हमारे प्रयत्न यदि कुशलता पूर्वक और शुद्ध बुद्धि से संपन्न किए जाएंगे, तभी हम परमात्मा की दृष्टि में सकारात्मक और लाभप्रद फल के पात्र होंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा आइडिया है जो आज के युवा को, खास करके आज तो इंटरनेशनल डे ऑफ योग है, जहां पर हम तनाव से उठने के लिए काम कर रहे हैं, योगा का अभ्यास कर रहे हैं। ये कर्म योग ही तो है जो यहाँ पर कैलाश जी ने इतनी सरलता से विज्ञान के माध्यम से हमें समझाया। इतनी ज्यादा अश्योरेंस है कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आगे तो कृष्ण है, वो तो वैसे ही कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कैलाश जी आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी पुस्तक, यहाँ लीना जी जो रिश्ते में मेरी भावज लगती है, वो मुझे यहाँ पे उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ स्कॉलरली बुक, दिस इज अ लिरिकल बुक। मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और यहाँ इस बात को उनसे भिन्न मत रखने की उद्दंडता भी करते हैं। दिस इज वेरी मच अ स्कॉलरली बुक, इट इज जस्ट वेरी स्कॉलरली इन इट्स सिंपल स्टाइल। अगर कर्म की बात करें तो कर्म सिखाने वाला गुरु होता है और जीवन में सबसे पहली गुरु तो माँ होती है। जब माँ स्वराज की एक चिंगारी जगाकर उसको प्रचंड स्वराज की ज्वाला में बना देती है, तो जिजाऊ की लगाई वो चिंगारी छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर उठे। ये है माँ की ताकत, ये है माँ की ताकत। ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, ये बहुत सरल है, लेकिन मुझे लगता है इसके 2 चीजें मैं आपको पढ़कर जरूर सुनाना चाहूंगी। सबसे पहले तो डेडिकेशन, मैंने इससे ज्यादा सुंदर डेडिकेशन शायद आजकल नहीं पढ़ी है। To my firstborn, my Tejas, one day you'll ask me, Mama, what is love? And I'll hand you this book because every word in it is the answer. Love is you, my son, always and forever you.
मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा सार किताब का इन्होंने डेडिकेशन पे ही लिख दिया। एक जो सबसे प्रिय कविता इसमें है वो आपके साथ साझा जरूर करना चाहूंगी। He is my everything। ये चैप्टर 9 में है, Always Home। He is the quiet in my storm, the giggle in my silence, the tiny hold holds my world। He is the dream I never dared to dream, the hope I didn't know I needed, the miracle wrapped in a smile that greets my every morning। He teaches me patience with a glance, courage with every fall, and love, raw, wild, and unfiltered with every heartbeat। He's not just my son, he's my becoming, my forever, my everything। तेजस, तुम्हारी बुआ यहाँ खड़े होकर बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही है। तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिली है। तुम्हें एक ऐसी माँ मिली है जो अपना सर्वस्व तुम्हारे पैदा होने से ही तुम पर न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। माँ तो वैसे भी वो रस्सी होती है जो हमारी कश्ती को बांध कर रखती है। वो पर्वत होती है जो हमें अलग अलग ऊंचाइयों के सपने दिखाती है। माँ वो संबल होती है जो मुश्किल रातों में अश्रुओं को पोंछती है। और माँ की खलिश क्या होती है, मुझे लगता है हम सब जानते हैं। एक बधाई का पात्र यहाँ के दोनों लेखक हैं, क्योंकि उन्होंने रेखा गुप्ता जी को यहाँ पर आमंत्रित करा दोनों किताबों का विमोचन करने के लिए। दीदी, मुझे लगता है आपसे बेहतर शख्सियत नहीं हो सकती थी इन दो विभिन्न किताबों का विमोचन करने के लिए। मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी बड़ी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कर्मयोगिनी की नई परिभाषा है। 100 दिन में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली के पथ पर, दिल्ली को अब प्रगति के पथ पर अग्रसर करा है और दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित किया है। दूसरी बात है मां की। दिल्ली जो पिछले 1 दशक से टूट चुकी थी, जर्जरा गई थी, इस दिल्ली को रेखा गुप्ता जी का वात्सल्य मिल रहा है, ममत्व मिल रहा है, इसीलिए दिल्ली अब पनप रही है। आप सभी ने समय निकालकर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः दोनों लेखकों को बहुत बधाई, दोनों पब्लिशर्स को बहुत बहुत आभार कि आपने इस जर्नी को लोगों तक पहुंचाया, और आभार आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कि वो समय निकाल कर आई हम सबको यहाँ पर और ज्यादा अनुग्रहित करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन बांसुरी जी। अब मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को कि वो अपने प्रेरणादायी भाषण से हम सबको अनुग्रहित करें। वैसे तो बांसुरी स्वराज के बाद कोई बोले तो उसके पास शब्द बचते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सारे शब्द ले लेंगे, पर उससे बेहतर शब्दों का चयन कोई कर नहीं सकता। ऐसी हमारी बहुत ही प्यारी छोटी बहन बांसुरी को मैं हमेशा बहुत ब्लेसिंग देती हूँ, और उनको देख के तो मुझे मेरी माँ सुषमा जी की याद है। वैसे उन्होंने एक बात बहुत सच कही, ये सच में दोनों किताबें मुझे लग रहा है मेरे लिए ही लिखी है। एक जो मेरा पहला फेज था, एक जो मैं आज जिस फेज में जा चुकी हूँ। ये दोनों किताबें मेरे जीवन से मुझे लग रहा है कि जुड़ी हुई है। पता नहीं मैं इनसे प्रेरणा लूंगी कि इन्होंने मुझसे ले रखी। मैंने इस किताब का केवल टॉपिक पढ़ा, नाम टाइटल पढ़ा, ही कॉल्स मी ममा। इतने भर से मुझे लगा मैंने पूरी किताब पढ़ ली। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे इसके
ये टाइटल इतना प्यारा है जीना, मैं आपको सच में बहुत बधाई दूंगी कि आपने हर माँ के मन की भावना को, उसकी चुप्पी को अपने शब्दों में पिरो के जिस सुंदर तरीके से लिखा, ये सारी माँओं की ओर से आपको थैंक यू सो मच। एक खूबसूरत भावना, एक खूबसूरत फेस जो हर माँ के जीवन में आता है और वो ताहा उम्र उसे याद रखती है। वो छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे जेस्चर, वो छोटी छोटी उसकी एक्टिविटीज बालक की, हर माँ के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग और ऐसी किताब, ऐसी पुस्तक जो उसके दिल में होती है, वो लिख नहीं पाती। और आपने इतने प्यारे शब्दों में इसे यहाँ लिखा है। और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस सभागार में कुछ ऐसी शख्सियत भी हैं जिन्होंने मेरा ऐसे से ऐसे वाला सफर देखा। जब मैं छोटी थी, जब मैं कॉलेज में थी, जब मेरी शादी हुई, वो तब के भी साक्षी हैं। जब मैं माँ बनी तब के भी, और आज मैं पूरे राज्य की माँ बन गई हूँ, वो भी। आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, आदरणीय धनखड़ जी, सभी की उपस्थिति को मैं बहुत प्रणाम। और मैं सच में याद कर रही थी कि कितना प्यारा ये सफर होता है जब एक बालक माँ के जीवन में आता है। मैं छोटी छोटी हरकतें, मैं भी आज भी इस किताब को पढ़ते पढ़ते याद करती कि मेरी बिटिया जब छोटी थी तो इतनी, वो जुराब नहीं पहनती थी, वो जुराब उतार के फेंक देती थी सर्दी में भी। तो ऐसे होता था ठंड लग जाएगी, क्या करूं? तो पूरे घर में मैंने कंबल बिछा दी कि तू जुराब मत पहन, पर कंबल मैंने पूरे घर में बिछा दिया। तो ऐसी छोटी छोटी, वो 6 महीने की थी तो मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती थी, तो उसको बिठा के ड्राइव करती। तो कोई 6 महीने के बच्चे को बिठा के ड्राइव करना, तो वो सारी चीजें जीवन की एक बहुत ही मधुर स्मृतियां होती हैं। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि वो बालक के कारण से हम इम्परफेक्ट जरूर दुनिया को दिख सकते हैं, अस्त व्यस्त जरूर दिख सकते हैं, परंतु ये एक माँ के लिए बहुत ही प्यारा सफर होता है। और इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत किताब लिखने के लिए जीना, आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी। और कैलाश जी ने तो कमाल कर दिया, कर्म और विज्ञान की इतना सुंदर रूप से इसे परिभाषित किया, और पर इतने सरल शब्दों में। जीवन में हर व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही प्राप्ति मिलती है, कर्म किए। एक बड़ी सुंदर कविता किसी कवि ने कही, जो मैं हमेशा अक्सर बोलती भी हूँ, कि जय और पराजय से भी क्या होता है, वह कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। जीवन में मिले सफलता ये जरूरी तो नहीं, संकल्प सिद्धि से बड़ा होता है। तो जीवन में कर्म करते जाएं और सब ईश्वर ने जो तय किया है वो हमें मिलता जाए। और कई बार तो कर्म इतने ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि ईश्वर को भी सोचना पड़ता है कि भाई इसको तो देना ही पड़ेगा। और जीवन में मैं तो अपने जीवन अध्याय से ही कह सकती हूँ। वो दिन था, मैं राज जी के पास गई, राज जी मुझे एबीवीपी में एक्टिव होना है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता को भी लगता था कि अरे भाई ये फील्ड लड़कियों के करने वाला काम तो नहीं है, और वो भी बनियों की लड़कियों के तो बिल्कुल ही नहीं है। तो राज जी ने जाकर के मेरी माँ से बात की, मेरे पिताजी से बताया, अरे बच्चा करने दो उसको, थोड़ा सा सामाजिक है, थोड़ा एक्टिव हो जाएगी, क्या दिक्कत। वो सफर वहां से शुरू करते करते मुझे नहीं पता जीवन में मैं कब यहाँ पहुंच गई। कई बार मुझे पत्रकार पूछते हैं कि भी आपने सोचा था कभी? मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, जीवन में ही नहीं सोचा, सच में नहीं सोचा। अनेक उतार चढ़ाव आए, कभी हारे, कभी जीते, कभी मिला, कभी खोया, पर चलती गई, रुकी नहीं। ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन में यदि एकमात्र
धैर्य से किया हुआ काम मैंने किया है कि वो चलते रहना, अपने कर्म को करती गई, जो मुझे मिला जितना मिला उसे लेती। ये किताब भी यही बताती है कि आप अपने कर्मों को किए जाओ, बाकी तो सृष्टि बनाने वाले ने जो तय कर रखा है भाग्य में वो होना ही। और यही चीज यदि हम सब लोग सृष्टि पे, हम जितने लोग आए हैं सब लोग ये समझ ले कि हम मात्र ईश्वर की कठपुतली हैं, हमें अपना कर्म करना है, सुख देना है, दुख देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, उस ऊपर वाले ने देना है, तो मुझे लगता है जीवन में दुख होगा ही नहीं, कष्ट होगा ही नहीं। लोग चाहते ज्यादा हैं और जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो खिंडित हो जाते, कह रहे भाई फ्रस्ट्रेशन आया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। परंतु मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में अपना काम है। ये सोचते हुए यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। मैं सच में ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इन किताबों के विमोचन के लिए, और आप सब यहाँ दिल्ली सचिवालय में आए, आपका मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ। जगह छोटी पड़ गई क्योंकि धनखड़ जी के नाम से उनका रिश्ता इतना ज्यादा है हम सबके साथ। तो आप सब यहाँ पधारे, आप सबने इस सचिवालय को बहुत सम्मान दिया। एक समय था कि सचिवालय को लोगों ने देखा नहीं था कहाँ होता, रास्ता पूछ के आना जाना शुरू हुआ। आज ये सचिवालय सबके लिए खुला है, जनता के लिए, परिवारों के लिए। आज समाज हो, सरकार हो, सब एक है, क्योंकि हमारा ध्येय एक है। ध्येय है कि दिल्ली को इसकी वास्तविक पहचान दिलानी, दिल्ली को इसका ऐतिहासिक गौरव दिलाना है। और आज योग दिवस पे हम सब ने जो सुबह से एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में जो योग मनाया, सुबह से मैं देखती हूँ लगातार देश भर में, विश्व भर में लोगों ने बड़े आनंद के साथ में योग दिवस मनाया। मेरे तो मन में केवल यही है कि आज यदि मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का समय काट के समाज को और राज्य को ये समय देती हूँ तो उसकी पूरी उपयोगिता होनी चाहिए। मेरे जीवन का एक एक क्षण और मेरे शरीर का एक एक कण इस राज्य के विकास के लिए लगे, यहाँ की जनता की सेवा के लिए लगे, तो मैं मानूंगी कि मेरा ये और ये दोनों सफल है। और प्रकाशकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रेखा जी। आपके विचारों से जब से आप मुख्यमंत्री बनी हैं उससे पहले से भी लोग प्रेरित होते थे। और मैं समझता हूँ कि जब से आपने दिल्ली का भार संभाला है तो दिल्ली को सांस आ गई। जो दिल्ली घुटन में थी उसको यह आश्वासन मिल गया कि वो सही हाथों में है और दिल्ली की और अधिक प्रगति होगी। मित्रों, आप लोगों ने बहुत ही संयम के साथ इस पूरे कार्यक्रम को सुना और मैं अंत में आर्य पब्लिशिंग, ब्लू रोज पब्लिशर्स की सुश्री आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि आकर के धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। मिस जीना और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और सभी उपस्थित गेस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं जीना जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस ब्यूटीफुल बुक लॉन्च पर इनवाइट किया। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि जीना जी ने पहली बार अपनी बुक प्रकाशित कराई है, बट वो बहुत ही एक डेडिकेटेड ऑथर हैं, क्योंकि जब उनका प्रोजेक्ट पहली बार मेरे पास आया था तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये बुक मदर्स डे पर ही लाइव करवानी है और टाइम बहुत कम था, बट उनकी कॉपरेशन और डेडिकेशन की वजह से ये बुक एक दिन पहले ही लाइव हो गई।
तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इनके सक्सेसफुल बुक लॉन्च के लिए। एंड इसके अलावा मैं इनकी बुक के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगी कि इनकी जो बुक है वो एक मदर और उसके बिकमिंग का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को बताती है, ठीक। एंड जो पहली मदर्स होती हैं तो उनके मन में कई सवाल होते हैं कि आप जब पहली बार माँ बन रहे हैं तो आपकी बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको नहीं पता होते। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो सारी चीज़ें वैलिड होती हैं। तो उन्होंने इनका जो वर्णन किया है बहुत अच्छे से किया है। और जो माँ ऑलरेडी बन चुकी हैं उनके लिए भी एक स्वीट रिमाइंडर है, क्योंकि ये उन्हें याद दिलाएगा कि जब उन्होंने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया था या जब उन्होंने पहली बार उसकी स्माइल देखी थी तो उन्हें कैसा लगा था। एंड ये बुक पूरी फैमिली के लिए है, वो भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि हम किसी न किसी की संतान हैं। तो मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों लेखकों को अपनी अपनी पुस्तकों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री आर्या। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करते हैं। आप सभी का प्रभात प्रकाशन और ब्लू वन पब्लिशर्स की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के प्रति आपने जो समर्पण आज दिखाया है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में इसी प्रकार से आपका समर्पण भाव रहेगा।